आज हम बात करने वाले हैं हर्षवर्धन की, 7वीं सदी के एक ऐसे सम्राट की जिन्होंने सही मायनों में एक पूरे युग को डिफाइन किया। उनका दौर जानते हैं, क्लासिकल इंडिया का आखिरी सुनहरा दौर माना जाता है। एक ऐसा मोड़ जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। और देखिए, यही बात सबसे दिलचस्प है। हर्ष सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो तो भारतीय इतिहास के दो बिल्कुल अलग-अलग युगों को जोड़ने वाला एक पुल थे। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने ये कमाल कैसे किया। तो आज हम समझेंगे कि कैसे हर्ष मुश्किल हालातों में राजा बने, कैसे उन्होंने एक जबरदस्त साम्राज्य खड़ा किया, उनकी हदें कहाँ तक थीं, उनका दरबार कितना शानदार था और आखिर में उनका बनाया सब कुछ बिखर क्यों गया। देखिए, कहानी की सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि लगभग 590 ईस्वी में जन्मे हर्ष को कभी राजा बनना ही नहीं था। वो राजगद्दी के असली वारिस थे ही नहीं। उनका सिंहासन तक पहुंचना पूरी तरह से हालातों की देन थी। जरा सोचिए कि ये सब कितनी तेजी से हुआ होगा। सिर्फ एक साल के अंदर एक के बाद एक त्रासदियों ने 16 साल के एक लड़के को यानी हर्ष को एक टूटते हुए राज्य की गद्दी पर लाकर बैठा दिया। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि हर्ष को विरासत में कोई बना बनाया मजबूत साम्राज्य नहीं मिला था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पूरा उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जो आपस में ही लड़ते रहते थे। अब हर्ष का काम था इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक साम्राज्य बनाना। और कहना पड़ेगा, हर्ष ने ये काम बखूबी किया। उनका साम्राज्य पंजाब से लेकर असम तक फैल गया था और उन्होंने अपनी राजधानी बनाई कन्नौज को, जो एक बहुत ही स्मार्ट मूव था। इसने न सिर्फ उनके साम्राज्य को एक सेंटर दिया, बल्कि आने वाली कई सदियों के लिए कन्नौज को उत्तर भारत की पावर का सिंबल बना दिया। लेकिन जैसा कि होता है, हर विस्तार की एक सीमा होती है। हर्ष के लिए वो सीमा आई दक्षिण में, और ये उनके शासनकाल का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तो यहीं पर कहानी में आता है एक बड़ा टकराव अपने समय के दो सबसे ताकतवर सम्राटों का। उत्तर के शहंशाह हर्ष की नजरें अब दक्षिण पर थीं, लेकिन उनके रास्ते में एक दीवार की तरह खड़े थे चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय। लगभग 618 से 620 ईस्वी के आसपास हर्ष को नर्मदा नदी के किनारे पर ही रोक दिया गया। इस हार ने नर्मदा नदी को हमेशा के लिए दोनों साम्राज्यों के बीच की पक्की सरहद बना दिया। और ये दिखाता है कि हर्ष ताकतवर तो बहुत थे, पर अजेय नहीं थे। चलिए अब लड़ाइयों से हटकर हर्ष के एक दूसरे पहलू को देखते हैं, एक प्रशासक, एक कला प्रेमी और एक विद्वान के तौर पर। क्योंकि उनकी शोहरत सिर्फ जीती हुई जमीनों पर नहीं, बल्कि उनके दरबार की संस्कृति पर भी टिकी है। उनका एडमिनिस्ट्रेशन काफी सधा हुआ था। इसकी प्रेरणा उन्होंने गुप्त साम्राज्य से ली। एक सामंती ढांचा भी बनाए रखा और टैक्स काफी हल्के रखे। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने चीन के तांग राजवंश के साथ भी डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाए, जो उनकी दूर की सोच को दिखाता है। तो सवाल यह है कि हमें यह सब पता कहां से चला। इसका ज्यादातर श्रेय जाता है इन दो लोगों को, हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट और चीनी बौद्ध यात्री हुएनसांग। हाँ, हो सकता है कि इनकी बातें थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही गई हों, पर ये हमें उस दौर की एक जीती जागती तस्वीर जरूर देती हैं। बाणभट्ट की हर्षचरित तो अपने आप में एक मील का पत्थर है। इसे संस्कृत में लिखी गई पहली हिस्टोरिकल बायोग्राफी माना जाता है। मतलब ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि ये हमें बताती है कि उस जमाने में इतिहास को कैसे देखा और लिखा जाता था। और फिर हमारे पास हुएनसांग का नजरिया है, जो एक बाहरी व्यक्ति थे। उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा वो लिखा, और उन्होंने पाया कि हर्ष का राज्य बहुत शांत और अच्छी तरह से चलने वाला था, जो किसी भी शासक के लिए बहुत बड़ी तारीफ है। और ये जो शांति और स्थिरता थी, वो यूं ही नहीं थी। इसके पीछे थी एक बहुत बड़ी जबरदस्त सेना। हुएनसांग के हिसाब से हर्ष के पास 1 लाख घुड़सवार और 60,000 हाथी थे। जरा सोचिए उस पैमाने के बारे में जिस पर हर्ष काम कर रहे थे। इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए ऐसी ताकत जरूरी भी थी। पर बात सिर्फ तलवार और हाथियों की नहीं थी। यकीन करना मुश्किल है, पर माना जाता है कि हर्ष खुद एक कमाल के लेखक थे। ये 3 मशहूर संस्कृत नाटक उन्हीं के लिखे हुए माने जाते हैं, जो दिखाते हैं कि वो कला और संस्कृति को कितनी अहमियत देते थे। धर्म के मामले में भी हर्ष का नजरिया काफी खुला हुआ था। उन्होंने शुरुआत में शैव धर्म को माना, लेकिन बाद में वो बौद्ध धर्म के बहुत बड़े संरक्षक बन गए। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे महान शिक्षा के केंद्रों को बहुत सपोर्ट किया। ये उस दौर के बौद्धिक और सहिष्णु माहौल को दिखाता है।
और अब हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर कि उस साम्राज्य का क्या हुआ और हर्ष की विरासत क्या रही। ये एक बहुत ही अहम सवाल है जो हर्ष के बनाए हुए सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी को दिखाता है। उनका साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, लेकिन ये बस उन्हीं के दम पर टिका था। और इसका जवाब बहुत सीधा है। जैसे ही वो महान शख्सियत दुनिया से गई, उनका बनाया हुआ पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह गया। साम्राज्य अपने बनाने वाले से ज्यादा दिन नहीं टिक सका। और यहीं पर आके हमें एक गहरी बात सोचने को मिलती है। हर्ष का बनाया हुआ राजनीतिक साम्राज्य भले ही कुछ दशकों में खत्म हो गया, लेकिन उनकी याद, उनकी सांस्कृतिक विरासत 1400 सालों बाद भी जिंदा है। एक आदर्श शासक जो योद्धा भी था, विद्वान भी और कला का संरक्षक भी, उनका ये रूप आज भी हमें अपनी ओर खींचता है और क्लासिकल भारत के उस आखिरी सूर्योदय की याद दिलाता है।